अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग जो है वो खैर खैरियत से होंगे। तो आज जो है चैप्टर नंबर 11 ऑक्सीलेशंस, इसके तमाम एमसीक्यूज़, क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स जो कि पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10-11 न्यूमेरिकल्स हैं, ये कराऊंगा। सीआरक्यूज़ एंड डेरिवेशंस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने बिल्कुल भी इसे अनसीरियस नहीं लेना, पूरी वीडियो देखनी है ताकि बात समझ में आए। तो चलो एमसीक्यूज़ से स्टार्ट लेते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज़ हमारे पास 10 हैं, इजीली हो जाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ कि भाई इस पूरी बुक के नोट्स बन गए हैं जिसमें तमाम एमसीक्यूज़, क्वेश्चन आंसर, सीआरक्यूज़, ईआरक्यूज़, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व दे दिए हैं। आपको न्यूमेरिकल का सॉल्व ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, इस नोट्स में सब सॉल्व है। तो उसकी फ़ीस हमने रखी है इस नोट्स की 200 पीडीएफ में। इजी पैसा नंबर शुरू में आया होगा, उसी पे फ़ीस पे करो। फ़ीस का स्क्रीनशॉट उसी नंबर पे सेंड कर दो, आपको फ़िज़िक्स के नोट्स मिल जाएंगे। लिख देना एक मैसेज के क्लास 11 फ़िज़िक्स के नोट्स सेंड कर दें तो आपको वो आ जाएंगे। एक बार ये नोट्स लेके देखो, यकीन मानो बहुत बेहतरीन इसमें हमने काम किया है, आप ज़रूर जो है वो अप्रिशिएट करोगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं अपना एमसीक्यूज़ नंबर 1 करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह सारे एमसीक्यूज़ करेंगे। कहा जा रहा है कि आपके पास दो पेंडुलम है, टू सिंपल पेंडुलम ए एंड बी। यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ। देखो आपके पास दो सिंपल पेंडुलम है, ये ए पेंडुलम हो गया और ये बी पेंडुलम हो गया। ये ए पेंडुलम हो गया, ये बी पेंडुलम हो गया। ठीक है, विथ सेम लेंथ, जितनी लेंथ इसकी है उतनी ही लेंथ इसकी है, यानी इसकी लेंथ L1 है तो उसकी लेंथ भी L1 है, दोनों की लेंथ सेम है। एंड इक्वल एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, और दोनों का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन यानी जो ये डिस्प्लेसमेंट या जो ये एम्पलीट्यूड कवर करेंगे वो भी सेम है। तो x01 और x02 ये भी सेम है। याद रखना एम्पलीट्यूड को हम आगे ए से भी पढ़ेंगे। ठीक है, ए भी पढ़ा जाता है, इसे या लिखा जाता है। द मास ऑफ ए इज़ ट्वाइस द मास ऑफ बी। अच्छा, अगर ए वाले मतलब जो ए वाला पेंडुलम है यानी ये वाला जो मास है, अगर ये 20 है तो ये 10 है, ये दोनों भी इस तरह से हैं। तो M1 इक्वल टू 2M2, इस तरह से ये दोनों बराबर आ जाएंगे। ठीक है, ये याद रखना कि इसका मास डबल है, इसका मास इसका हाफ है। ठीक है, तो M1 20, तो M2 आपके पास कितना हो गया 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 20 हो जाएगा दोबारा। ठीक है, बात समझ आ गई। अच्छा, अब ये पूछ रहे हैं देयर पीरियड आर TA एंड TB, इनका पीरियड क्या होगा, मतलब इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड सेम होगा, ज़्यादा होगा, कम होगा, ये आपने बताना है। तो बीच में मैं जगह छोड़ देता हूँ। ठीक है, TA इक्वल टू TB होगा या नहीं होगा, ये आपने बताना है। एनर्जीज़ क्या होंगी, किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ए वाले पेंडुलम की या बी वाले पेंडुलम की। अच्छा, जब भी इस तरह से आ जाए ना, कंपैरिजन वगैरह मांग लें, तो आपने क्या करना है, फार्मूला लिखना है। जस्ट फार्मूला लिखो, T इज़ इक्वल टू 2 पाई होल रेडिकल L अपॉन G। देखो 2 पाई तो चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है, G भी चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट है। चेंज क्या हो सकता है, लेंथ। तो लेंथ तो यहाँ पर पहले ही बता दिए दोनों की बराबर है। मास तो है ही नहीं फॉर्मूले में, जब मास है ही नहीं तो उसको जितना भी कम ज़्यादा करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस लेंथ चेंज करोगे तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन देखो लेंथ दोनों कह दी बराबर है। तो जब लेंथ दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये है कि टाइम पीरियड भी दोनों का सेम आएगा, इक्वल टू आ गया। चलो अब एनर्जी पर आ जाओ, फॉर्मूला लिख लो, E इज़ इक्वल टू हाफ mv²। देखो मास किसका ज़्यादा है, पहले वाले पेंडुलम का, तो इसका मतलब है एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, पहले वाले पेंडुलम की। ये लो, तो TA इक्वल टू TB, बहुत प्यारा समझ में आई होगी बात, एंड EA ग्रेटर देन EB। ये किस में दिया हुआ है आपको, ए में दिया हुआ है। ठीक है, ए लगा लो, आगे चेक करेंगे। अच्छा अब आ जाओ सेकंड वाला करते हैं, दूसरा MCQs भी तो करेंगे ना भाईजान। आपने जब भी पढ़ने बैठना है ना, बहुत तहम्मुल से पढ़ना है, कभी भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है अपने साथ पढ़ने में। इन ऑर्डर टू डबल द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, यहाँ पर देखो अगर ये पेंडुलम T से मूव कर रहा है, आप इसे 2T करना चाहते हो, तो 2T करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब इसका टाइम पीरियड T था लेकिन आप बोले 2T हो जाए, तो ऐसा क्या करोगे 2T हो जाए। अब फॉर्मूले की तरफ दोबारा चलते हैं, T इज़ इक्वल टू 2 पाई होल रेडिकल L अपॉन G। अगेन 2 पाई चेंज नहीं होगा, G भी चेंज नहीं होगा, चेंज हो सकता है L।
तो अगर मैं एल को, ये प्राइम है, क्यों, नया, प्राइम का मतलब होता है नया, चेंज होने के बाद, अगर मैं एल को 4L कर दूं, यानी क्वाड्रुपल कर दूं। क्वाड्रुपल का मतलब होता है, देखो, एक होता है डबल और एक होता है क्वाड्रुपल। क्वाड्रुपल का मतलब होता है 4 गुना बढ़ा देना। जैसे कि मेरे पास 1 रुपया है, मैं 4 रुपये कर दूं तो वो 4 गुना हो जाएगा, यानी 1 × 4, तो ये हो जाता है क्वाड्रुपल। तो अगर मैं इसे 4 कर दूं तो मेरा टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। कैसे, ज़रा देखो, 2π होल रेडिकल 4L/G। 4 अगर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा क्या हो जाएगा, 2। क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो 2 यहाँ आ गया, बिल्कुल बाहर आ गया। 2π फॉर्मूले वाला, इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना आपने, ठीक है, L/G। अच्छा, ये प्राइम है, ये किसके बराबर होता है, टी के। तो अगर आप टाइम पीरियड 2t करना चाह रहे हो तो आपको लेंथ को क्वाड्रुपल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट्स लेंथ, उसकी लेंथ जो है वो शुड भी हो जाना चाहिए, शुड बी क्वाड्रुपल, QUAD, क्वाड्रुपल, ठीक है, ये लो, ये हो गया बी। चलो, समझ में आ गई ना मेरी बात। बहुत प्यारी बात लिखी है, बहुत आसान सी बात लिखी है, मुश्किल तो करते ही नहीं है हम समझने में, आसान बातें करें। आगे आ जाए, जल्दी आ जाए, कहाँ रुक गए आप लोग। तीसरे में कहते हैं अ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर। एक सिंपल हार्मोनिक ऑक्सीलेटर है, समझ लो मास अटैच विद स्प्रिंग है, हैज़ एम्पलीट्यूड, उसका एम्पलीट्यूड ए है। देखो x0 को मैं यहाँ a लिख रहा हूँ, मैंने कहा था ना एम्पलीट्यूड को हम आगे a लिखेंगे। एंड टाइम पीरियड t, देखो टाइम पीरियड को आप ऐसे लिखते आए हो, लेकिन इन्होंने ऐसे लिखने का कहा है। इट्स मैक्सिमम स्पीड, उसकी मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला बताइए। सर, जो यहाँ पर लिखे हुए हैं ऐसा तो हमने मैक्सिमम स्पीड का कहीं भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं आप लोग। अभी मैं आपके सामने लिख देता हूँ फॉर्मूला, आपको याद आ जाएगा। सोचो, ज़रा सोचने की एक बार कोशिश करो। हमने फॉर्मूला पढ़ा है टाइम पीरियड का। सबसे पहले मुझे वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ क्या है। Vmax = G, बिल्कुल क्या है, ω/ω x0। ठीक है, बात क्लियर है। याद करो, ओमेगा किसके बराबर होता है, θ/t। अच्छा, टाइम पीरियड की बात हो रही है। टाइम पीरियड यानी पूरी एक रेवोल्यूशन अगर कंप्लीट हो रही है, 1 रेवोल्यूशन, या बहुत बार पढ़ चुका, अगर 1 रेवोल्यूशन है तो थीटा किसके बराबर आ जाता है, 2π के, यानी एक पूरा सर्कल कंप्लीट होता है। टाइम पीरियड को कैपिटल टी नहीं स्मॉल टी में कहा था, तो वो हम बदल देंगे। तो ओमेगा कैसे आ गया, 2π और स्मॉल टी। याद रखना, टाइम पीरियड को स्मॉल टी कहा है, इसीलिए स्मॉल टी लिखा। इसको यहाँ पुट कर दो, Vmax 2π x0 किसके बराबर है, a के, मैंने ऊपर ही आपको बता दिया था, और t। कितना प्यारा फॉर्मूला आया आपके पास, है ना भाई। आप लोग अगर कॉन्सेप्ट क्लियर कर लोगे तो बात अच्छी हो जाएगी। अच्छा, तो ये है हमारे पास डी में शामिल है। चलो 4 पर आ जाओ जल्दी से, कहाँ रह गए, कहाँ रुक गए आप लोग जल्दी से आ जाए। तो स्टूडेंट, अब जो है हम अपना चौथा वाला MCQs करते हैं। कहते हैं स्प्रिंग अटैच, आपने स्प्रिंग को जोड़ा हुआ है बाय अ लोड ऑफ वेट, एक वेट के साथ। फॉर एग्जांपल आपका ये एक स्प्रिंग है, इससे आपने एक लोड लगाया हुआ है और ये लोड है W, इस वाइब्रेटिंग विथ अ टाइम पीरियड। अब ये स्प्रिंग वाइब्रेट कर रहा है, यानी ऊपर नीचे मोशन कर रहा है, और टाइम पीरियड क्या है इसका, T है। इफ़ द स्प्रिंग इज डिवाइडेड इन 4 इक्वल पार्ट्स, आपने स्प्रिंग को 4 हिस्सों में तोड़ दिया, 1 2 3 4, ठीक है, ईच इक्वल पार्ट्स एंड द सेम लोड इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ दीज पार्ट। आपने क्या किया, सेम लोड, मास नहीं बदला, मास जो था वही रहा। आपने इन 4 में से एक स्प्रिंग उठा लिया। देखो पहले 1 था, आपने काट दिया तो अब 4 हो गए। एक आपने उठा लिया स्प्रिंग छोटा सा, इनमें से एक उठा लिया और सेम मास लटका दिया आपने। अब इसका टाइम पीरियड क्या होगा ये बताना है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रॉम ऑफ दीज पार्ट द न्यू टाइम पीरियड इज, न्यू टाइम पीरियड क्या आया ये आपने बताना है। याद रखो, जब आप इस तरह स्प्रिंग को काटते हो ना, तो 4 हिस्सों में काटा है ना, तो आपका जो K है वो 4K हो जाएगा, ये याद रखना।
के क्या हो जाएगा, 4k हो जाएगा। फॉर्मूला क्या था, T इज इक्वल टू 2 पाई होल रेडिकल m/k, यही फॉर्मूला पढ़ा था आपने। स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला याद है आपको, मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है आपको, पीछे आप पढ़कर आ चुके हो। आई होप रिमाइंड हो गया होगा, मतलब याद आ गया होगा, भूल गए हो तो कोई मसले की बात नहीं है, भूल जाते हैं भाई, हम भी भूल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, 4k को यहाँ पर पुट करना है। आपका k क्या है, 4k है, तो यहाँ पे पुट करना है। T इज इक्वल टू 2 पाई होल रेडिकल 4k, ठीक है। k प्राइम किसके बराबर है, 4k के बराबर है। देखो एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है ना, ये 4k कैसे हुआ, तो ये समझ लो कि आपने स्प्रिंग को 4 हिस्सों में तोड़ा है ना, मतलब 4 पार्ट बनाए हैं, तो k आपका k ही नहीं रहेगा, 4k हो जाएगा। 3 हिस्सों में तोड़ते तो 3k हो जाता, 2 हिस्सों में तोड़ते तो 2k हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब ये 2 बाहर आ जाएगा, तो t मतलब ये 4 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, है ना। 2 पाई होल रेडिकल m/k। अब देखो ये m/k, ये 2 पाई किसके बराबर है, अच्छा ये प्राइम लगा लो इसके ऊपर, ठीक है। तो 1/2 और t, तो ये आपका जवाब आ रहा है। तो t प्राइम आ रहा है आपका, t को 1 से मल्टीप्लाई कर लो तो t/2, ठीक है। तो देखते हैं ये किस किस चीज़ में दिया हुआ है आपको, ये किस में दिया हुआ है इन्होंने, ये दिया हुआ c में, c आपका सही है। 5 करते हैं, अब पढ़ने वाले ही हैं बस। द टोटल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज़ प्रोपोर्शनल टू। तो एनर्जी का फॉर्मूला याद करो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी का हाफ kx0 का स्क्वायर। तो जो आपकी टोटल एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। देखो ये दोनों तो कांस्टेंट है ना, इसको अगर हटा दोगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, समझ में। तो स्क्वायर SQUARE, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ मोशन, ठीक है। ये लो मैंने लिख दिया, डी मार्क करो इसे, 6 करते हैं। अच्छा, अ चाइल्ड स्विंग ऑन अ स्विंग, एक चाइल्ड जो है वो झूला झूल रहा है, कौन सा वाला झूला झूल रहा है, ये वाला, ये रस्सी वाला झूला देखा है आपने, अक्सर पार्क वगैरह में लगा होता है तो लोग इस पे बैठ के झूला झूल रहे होते हैं। अच्छा, कंडीशन क्या है, अ चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ स्विंग इज सिटिंग पोजीशन। पहले वो बैठ के झूला झूल रहा था, लेकिन आपको पता है अक्सर जो कुछ लोग होते हैं वो ज़्यादा एडवेंचर के लिए बैठने के बजाय खड़े होकर झूला झूलना शुरू कर देता है। तो ये चाइल्ड क्या करता है, बैठने के बजाय स्टैंड अप हो जाता है, खड़ा हो जाता है। तो देन द टाइम पीरियड ऑफ द स्विंग इज, तो अगर ये खड़ा हो गया है ना तो टाइम पीरियड डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बैठेगा तो इंक्रीज हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा तो डिक्रीज हो जाएगा। वैसे बिल्कुल भी ये खड़े होकर झूला नहीं झूलना चाहिए, ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है इस तरह से खड़े होकर झूलना, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब 7 करते हैं। इफ़ द बॉडी ऑक्सिलेट एट अ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आपकी एक बॉडी ऑक्सिलेट कर रही है एंगुलर फ्रीक्वेंसी पर, एफ डी याद रखना, डैम्प्ड ऑक्सिलेशन की एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, फोर्स ऑक्सिलेशन, डैम्प नहीं फोर्स ऑक्सिलेशन ऑफ द ड्राइविंग फोर्स, देन द ऑक्सिलेशन आर। देखो ड्राइविंग फोर्स अगर आ रही है इसका मतलब ये है कि आप फोर्स्ड ऑक्सिलेशन करा रहे हो। ड्राइविंग फोर्स का मतलब क्या है कि आप अपने ऑक्सिलेटिंग करते हुए ऑब्जेक्ट को या ऑक्सिलेटिंग करते हुए सिस्टम को बाहर से फोर्स लगाकर मज़ीद आगे ऑक्सिलेट करने की कोशिश कर रहे हो। तो फोर्स ऑक्सिलेशन इसका सही जवाब है, FORCD, फोर्स ऑक्सिलेशन, ठीक है। अच्छा, अब 8 करते हैं। अ सिंपल हार्मोनिक ऑक्सिलेटर, एक सिंपल हार्मोनिक ऑक्सिलेटर है, मास स्प्रिंग सिस्टम याद कर लो, विथ अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी, उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है WN। यानी ये कॉन्सेप्ट आपको मैं उम्मीद करता हूँ पता होगा कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी हम जब देख रहे होते हैं जब डैम्पिंग हो रही होती है, क्योंकि फिर वो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी भी आती है एक। इन फोर्स टू ऑक्सिलेट विथ अ ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, तो ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी भी आ गई। द रेजोनेंस अकर व्हेन, रेजोनेंस कब होगा, रेजोनेंस जब होगा
याद रख, ये आपको पढ़ाया भी था रेजोनेंस की कंडीशन में मैंने, कि रेजोनेंस आपके पास जब आता है जब आपके पास नेचुरल फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के। नेचुरल फ्रीक्वेंसी जो सिस्टम के पास खुद की फ्रीक्वेंसी है, ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी जो आप उसको बाहर से दे रहे हो, ठीक है। इन व्हीकल आपने अक्सर गाड़ियाँ वगैरह देखी होंगी। शॉक अब्जॉर्बर रिड्यूस द जर्क, उन व्हीकल में शॉक अब्जॉर्बर लगे हुए होते हैं, यानी कि अगर कोई गाड़ी खड्डे में जाए तो शॉक अब्जॉर्ब हो जाए, आपको ज़्यादा झटका ना लगे। वो क्या कर रहे होते हैं, तो शॉक अब्जॉर्बर कैसे काम कर रहे होते हैं? शॉक अब्जॉर्बर इज़ द एप्लीकेशन ऑफ डैम्प ऑक्सीलेशन, बिल्कुल सही बात है, डैम्प ऑक्सीलेशन कराता है शॉक अब्जॉर्बर। और डैम्पिंग इफेक्ट ड्यू टू फ्रिक्शनल लॉस ऑफ एनर्जी, बिल्कुल ठीक है, ये सारे ठीक हैं, ऑल ऑफ दीज आएगा, ऑल ऑफ दीज। इसका ए था, इसका बी था, इसका सी था और इसका डी था, ठीक है। आखिरी पढ़ो। अ हेवीली डैम्प्ड सिस्टम हैज़ अ फेयरली फ्लैट रेजोनेंस कर्व इज, कह रहे हैं कि एक सिस्टम है जिसमें बहुत ज़्यादा डैम्पिंग हो रही है, यानी जैसे ही आप ऑक्सीलेशन कराते हो डैम्पिंग की वजह से वो रुक जाती है, ऑक्सीलेशन हो नहीं पाती। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास पेंडुलम था, इसको आपने आगे लेके गए, इसकी ऑक्सीलेशन कराई, लेकिन जब आपने इसे छोड़ा तो ये यहाँ पर आके रुक गया, थोड़ा सा मोशन करने के बाद रुक गया, यानी डैम्पिंग बहुत ज़्यादा है। तो डैम्पिंग, ये जो इफ़ेक्ट होता है ना, डैम्पिंग बहुत ज़्यादा होना, ये आप कैसे पढ़ रहे होते हो? एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के दरमियान ग्राफ बनाकर, एंड एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये चीज़ आप एम्पलीट्यूड फ्रीक्वेंसी ग्राफ में पढ़ रहे होते हो। ये हो गए आपके, तो देखते हैं सही लगाया हमने, ए बी डी सी, ये तो ए बी सी डी हो गया। अच्छा, उसके बाद डी बी ए सी डी बी, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डन हो गए एमसीक्यूज़। अब हम अपने क्वेश्चंस को करेंगे और वो समझाऊंगा आपको, उसके सॉल्यूशंस दूंगा। आई होप अच्छा समझ में आ गया हो। कोशिश तो पूरी ये रहती है, कभी कभार हो जाता है भाई, कुछ चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता टाइम की कमी की वजह से, लेकिन कोशिश पूरी होती है कि अच्छे से अच्छा समझा दूँ। अच्छा, सबसे पहला आपके पास सी आर क्यूज़ करेंगे हम, सी आर क्यूज़, फिर ई आर क्यूज़ पे जाएंगे। सी आर क्यू नंबर 1 निकालेंगे, उसके बाद एक एक करके इंशाल्लाह इसे करते रहेंगे। अच्छा, कहा जाता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियोडिक मोशन टू ऑक्सिलरी मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या है ये आपने बताना है ऑक्सिलरी बॉडी के अंदर। डिस्कस द टर्म पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, तीनों की डेफिनेशन बतानी है, हमने पढ़ी थी इसे। तो भाई देखो, पीरियोडिक मोशन वो मोशन होता है जो अपने आप को एक ख़ास टाइम बाद रिपीट करता रहे। फॉर एग्जांपल, हर सेकंड बाद वो सेम वही चीज़ करता रहेगा जो पहले कर रहा था। फॉर एग्जांपल, एक सेकंड में एक चक्कर कंप्लीट कर लिया, दूसरे सेकंड में फिर एक चक्कर, तीसरे सेकंड में एक चक्कर, यानी सेम सर्कल में घूम रहा है तो पूरी एक रेवोल्यूशन 2 सेकंड में कंप्लीट करता रहे या 1 सेकंड में कंप्लीट करता रहे बार बार। और ये क्यों होता है? क्योंकि बाहर से कोई फोर्स नहीं लगती। एंगुलर रिपीटेशन आपको पता है, ठीक है। आपको इक्विलिब्रियम पोजीशन यहाँ पे लिख के दी हुई है, यहाँ पढ़ भी देता हूँ। पीरियोडिक मोशन इज़ अ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन फिजिक्स एंड रिफर्स टू टाइप ऑफ मोशन इन विच एन ऑब्जेक्ट रिपीट्स इट्स मोशन ओवर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, यानी एक टाइम के बाद अपने मोशन को बार बार रिपीट करता रहे। अच्छा, तो ये रेगुलर रिपीटेशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन, एग्जाम्पल ऑफ पीरियोडिक मोशन ये लिखी हुई है। अच्छा, फिर एप्लीकेशन भी लिखा हुआ है, जो उन्होंने कहा था एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन कर दिया। पीरियड बता दिया, फिर फ्रीक्वेंसी बता दी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कितनी जो है वो वाइब्रेशन हो रही है 1 सेकंड में, फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। फिर एम्पलीट्यूड बता दिया। चलो, एम्पलीट्यूड आपको पता है ना, मीन पोजीशन से लेकर एक्सट्रीम पोजीशन तक का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड होता है। अच्छा, अब हम अपना दूसरा सवाल करते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फेस एंड फेस डिफरेंस इन ऑक्सिलरी मोशन। फेस तो मैंने आपको पढ़ाया था, फेस डिफरेंस नहीं पढ़ाया था ही नहीं, तो कहाँ से पढ़ा था। देखो, फेस क्या है, आपकी बॉडी ऑक्सीलेशन कर रही है, यहाँ पे थी, एक्सट्रीम पे थी, फिर ये कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, तो ये जो इसने
एंगल कवर करा है, ये फेस है, ठीक है। अब फेस डिफरेंस भी होता है, वो मैंने पढ़ाया नहीं है लेकिन यहाँ लिखा हुआ है तो उसको भी देख लो। फेस डिफरेंस डिनोटेड बाय डेल्टा फाई, ठीक है। और क्वांटिफाइड द डिफरेंस इन फेस टू ऑक्सिलेटिंग ऑब्जेक्ट और वेव्स। देखो पहले यहाँ थे, अब यहाँ पर आ गए, ठीक है। यहाँ पर आ गए ना, तो आपका यहाँ पर भी एक डिस्टेंस होगा, तो वो आपका फेस डिफरेंस कहलाएगा, ठीक है। बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं क्योंकि फेस डिफरेंस का कॉन्सेप्ट इन्होंने दे दिया, पीछे बुक में नहीं था। अच्छा, रिलेशन ऑफ फेस टू द पोजीशन इन टाइम, ये भी यहाँ लिखा हुआ है। मैं पहले थोड़ा फेस पढ़ देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। फेस इज़ अ मेजर ऑफ द पोजीशन ऑफ एन ऑक्सिलेटिंग ऑब्जेक्ट और वेव विथ इन साइकिल एट अ स्पेसिफिक पॉइंट इन टाइम। देख लो, ये वही बात जो मैंने कहीं लिखी भी है। अच्छा देखो, बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए हो ना तो आप जाके ये लेक्चर देखना, लिखना फेस एनी इंग्लिश सेंटर, वीडियो मिल जाएगी। मेरा नाम फैज़ है, फैस नहीं ठीक है। फेज एंड पोजीशन, इसके बाद अगला है फेज एंड टाइम, आप ये पढ़ सकते हो, आंसर्स ये लिख दिए गए। अच्छा, अब तीसरा सवाल करते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डैम्पिंग एंड इट्स इफेक्ट ऑन ऑक्सिलेटिंग मोशन। भाई डैम्पिंग क्या है? जब आपका जो सिस्टम है, देखो ये आपका है सिस्टम, जब इसके ये मोशन कर रहा है, जब इसके ऊपर एक ऐसी फोर्स लगे जो इसकी मोशन को रोके, तो उसको बोलते हो आप डैम्प्ड फोर्स, डैम्प्ड फोर्स। और इसी इफेक्ट को बोला जाता है डैम्पिंग, ठीक है। तो डैम्पिंग समझ में आ गई क्या होती है। अब इसके साथ इन्होंने यहाँ बोला वो ऑक्सिलेटरी मोशन, डिस्कस द टाइप्स ऑफ डैम्पिंग, डैम्पिंग की टाइप्स भी बतानी है, तो टाइप्स ऑफ डैम्पिंग भी लिख दिए हैं यहाँ। पहले थोड़ा सा डैम्पिंग पढ़ देता हूँ। डैम्पिंग इज़ अ फिनोमिना इन ऑक्सिलेटिंग मोशन दैट इन्वॉल्व्स द ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ द एम्पलीट्यूड। देखो बात सही है, जब इसके ऊपर ये लगेगा तो एम्पलीट्यूड भी तो कम होगा ना। फिर टाइप ऑफ डैम्पिंग लिखी हुई है, ओवर डैम्पिंग, अंडर डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग, ठीक है। टाइप ऑफ डैम्पिंग वाला कॉन्सेप्ट दिया हुआ नहीं था ऊपर, लेकिन सवाल में पूछा गया। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एंड इट्स रिलेशन टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑक्सिलेटिंग सिस्टम। देखो भाई, रेजोनेंस आपको पता है क्या होती है, जब आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डाइविंग फ्रीक्वेंसी मैच करें। फॉर एग्जांपल, ये मैंने एक बार इस पर फोर्स अप्लाई की, ये मोशन करना शुरू हो गया, यानी ऑक्सिलेशन शुरू हो गई। इसके पास इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी, डैम्पिंग की वजह से फ्रीक्वेंसी कम हो रही है, तो मैंने बाहर से एक और फोर्स लगाई ताकि इसकी मोशन चलती रहे, तो वो फोर्स होगी डाइविंग फोर्स। तो जब डाइविंग फोर्स और नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जब डाइविंग फ्रीक्वेंसी और नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच करने लगेगी तो वो आपके पास रेजोनेंस पैदा हो जाएगी। यहाँ पे ये बात लिखी हुई भी है। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज अ crucial concept in physics and engineering where a system exhibit maximum oscillation when suspended to an external force matching। देखो ये बात लिखी है। चलो चौथा हो गया। उसके बाद आगे और भी चीज़ें लिखी हुई हैं। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी रिलेशन विद एन नेचुरल फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एट नेचुरल फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस नियर नेचुरल फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंस एट हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी, इसको भी देखना, ठीक है। अब आओ पांचवा करते हैं। डिस्कस द फैक्टर दैट इफेक्ट द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपके सिंपल पेंडुलम के मोशन पे इफेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला देख लो, सिंपल, आपको बात समझ में आ जाएगी। T इज इक्वल टू 2 होल रेडिकल L/G। भाई देखो, एक लेंथ ऑफ द पेंडुलम है, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, मास ऑफ द पेंडुलम है, लेकिन ये जब है जब आप क्या लोगे, ग्रेविटी, मतलब जब आप डैम्पिंग ले रहे होगे तो है, वरना नहीं होता ये, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सिलेशन है, ठीक है। चलो 5 हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। छठा करते हैं। अच्छा 5 ही दिए, मैं 6 नहीं दिए। चलो अब ERQs करते हैं। तो वैसे तो ये ERQs जैसा ही बना दिया था मैंने। चलो अब ERQs करते हैं, उसके बाद फिर हम अपना आगे पढ़ेंगे। इससे पहला ERQ करते हैं और उसको उसका जवाब देखते हैं क्या आ रहा है। चलो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, यानी बेसिकली ERQ नंबर 1। अच्छा देखो, याद रखना, अक्सर मुझे ना बच्चे लॉन्ग सवाल पूछने के कितना बड़ा होना चाहिए। तो देखो, लॉन्ग सवाल इतना बड़ा तो हो कम से कम कि वो लग रहा हो लॉन्ग हो, ऐसा नहीं हो कि आपको लग रहा हो लॉन्ग हो लेकिन वो हो नहीं। तो इस चीज़ का आप बड़ा ध्यान रखिएगा। अक्सर बच्चे बहुत शॉर्ट में जो है वो लॉन्ग लिख कर आ जाते हैं, तो ये नहीं चलेगा। आपको अच्छा लॉन्ग का जवाब जो है वो देना होगा। अच्छा ERQ नंबर 1 देख लेते हैं क्या है हमारे पास। अच्छा ERQ नंबर 1 में कहते हैं
डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, वही सिंपल हार्मोनिक मोशन जो शॉर्ट में पूछ रहे थे, मैं लॉन्ग में पूछ लिया। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है ये आपने बतानी है। अच्छा, डिस्कस द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, पहले तो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन बताना है होता क्या है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन की खसूसियत क्या है, कि क्या खसूसियत होगी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन नज़र आएगा आपको, तो वो देख लो भाई। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें कोई डैम्प्ड ऑक्सीलेशन नहीं हो रही होती और मोशन जो है वो रिपीट हो रहा होता है ख़ास टाइम बाद, ठीक है। रीस्टोरिंग फोर्स होती है इसमें, लीनियरिटी होती है इसमें, ठीक है। लीनियरिटी मतलब एक स्ट्रेट लाइन आती है। पीरियडिक मोशन होता है, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड होता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी आती है, फेस एंगल होता है, एनर्जी कंजर्वेशन होती है, एंगुलर एंड लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और डैम्पिंग एंड ड्राइविंग फोर्स, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ये सब आप लोग बहुत डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हो, तो इसलिए इसको डिटेल में मज़ीद लेके नहीं गया मैं। दूसरा करते हैं। दूसरे सवाल में लिखा हुआ है ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ मोशन फॉर मास स्प्रिंग सिस्टम इन सिंपल हार्मोनिक मोशन इल्लुस्ट्रेटिंग ईच स्टेप्स ऑफ द डेरिवेशन। आपने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ड्राइव करके बताना है सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। बेसिक है भाई, F = ma, और फिर हुक लॉ लगा दो, कंपेयर कर दो, उससे आपका ये हो जाएगा। बराबर में देखो लिखा हुआ भी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद एक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, वेव इक्वेशन कह रहे होते हो आप इसे, तो वो यहाँ पे लिखी हुई है x = a sin थीटा ओमेगा t + phi, ठीक है। अब ये कैसे आती है ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ड्राइव करके दिखाया भी था मैंने इसे, आई होप याद हो आप लोगों को। याद नहीं है तो इसका टॉपिक देखना, आ जाएगी याद। अच्छा, डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सप्लेन हाउ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी वेरी थ्रू आउट द मोशन ऑफ अ पार्टिकल्स इन सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड हाउ द टोटल एनर्जी इज कंजर्व। देखो एक बात याद रखना, हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में एनर्जी का कॉन्सेप्ट देखा था। आप लिखना एनर्जी कंजर्वेशन इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, एमी इंग्लिश सेंटर, वीडियो आ जाएगी। ये मैंने आपको बताया था कि भाई मीन पोजीशन पर आपके पास काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, एक्सट्रीम पोजीशन पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई भी है कि कंसीडर अ स्प्रिंग मास सिस्टम व्हेन द मास इज पुल्ड टूवर्ड राइट एंड release its move toward the equilibrium position, the speed is greater as the object pass through the equilibrium position। स्पीड कहाँ पे ज़्यादा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। हाफ mv² लगाओगे तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम निकलेगी। अब इसके अलावा फिर यहाँ डेरिवेशन भी है छोटी सी, वो भी आपने एज इट इज़ करके दिखानी है, ठीक है। पूरी ये लिखी हुई है और फिर एक ग्राफ भी बनाया हुआ है हमने, उसको भी आपने करके दिखाना है। चलो पूरी लिख लेना, डेफिनेशन डेरिवेशन, ये इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग सवाल है, आ सकता है पेपर में। अब डेरिवेशन तो मैं बोर्ड पे कराऊंगा नहीं क्योंकि हमारे पास इतने घंटों तो है नहीं, इसलिए मैंने इसमें करवा लिया है, इसमें हम लोगों ने कर दिया है आपके लिए काम। अच्छा, अब चौथा सवाल करते हैं। देखो मैं लेक्चर्स पूरे दे चुका हूँ, लेक्चर में सब चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, डेरिवेशन ही करा चुका हूँ। अब सिर्फ मैं क्वेश्चन जो पूछे गए ना उनके आंसर दे रहा हूँ, और ये वही हैं जो कि हमने पीछे समझे थे, कुछ नया नहीं है। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। रेजोनेंस क्या होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, आपने ये बताना है। एक्सप्लेन हाउ रेजोनेंस अकर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी ट्रांसफ़र इन अ ड्राइवन ऑक्सीलेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, डेफिनेशन देख लो, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स F is continue to increase and if it's become equal or integral multiple of नेचुरल फ्रीक्वेंसी, या तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बराबर हो जाए या फिर इंटीग्रल मल्टीपल हो, तो उस सिचुएशन में आपके पास रेजोनेंस हो रही होती है। अच्छा, ये मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको हमने समझा भी था, लिख लेना। रेजोनेंस एमी इंग्लिश सेंटर वीडियो मिल जाएगी। उसके बाद ये इफेक्ट था जो कि हमने एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी बना के देखा था, ठीक है, इसको देख लेना। अब पाँचवें सवाल पे आ जाओ। ये काफ़ी अच्छे लॉन्ग हैं, आपका लॉन्ग पूरा कवर हो जाएगा अगर इनमें से एक भी आ जाता है। डिस्कस द फैक्टर दैट इफेक्ट द शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस यानी कितनी ज़्यादा रेजोनेंस हो रही है। तो भाई अगर आपके पास ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी और जो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मैच कर रही है तो शार्पनेस ज़्यादा होगा, एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो शार्पनेस ज़्यादा होगा, डैम्पिंग कम है तो शार्पनेस ज़्यादा आ रही होगी। तो ये फैक्टर्स यहाँ लिखे हुए भी है। Factor that affect the sharpness of resonance. The sharpness of resonance depend mainly on two factors, amplitude and damping, जैसा मैंने कहा उसमें लिखा हुआ। उसके बाद इसको करेक्टराइज किया हुआ है, एम्पलीट्यूड, डैम्पिंग, ठीक है, द इन्फ्लुएंस ऑफ अ डैम्पिंग एंड क्वालिटी फैक्टर ऑन द विथ एंड पीक ऑफ द रेजोनेंस कर्व,
उसके बाद क्वालिटी फैक्टर, ये सब यहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, अब आता है आपका छठा सवाल, फिर न्यूमेरिकल शुरू हो जाएंगे। छठे सवाल में छठा नहीं है बल्कि सातवां है। छठा तो हमने अभी किया है ना, नहीं बल्कि हाँ छठा है, सही है। एक्सप्लेन, सात तो नहीं है इसमें, हाँ 6 हैं। एक्सप्लेन हाउ द पीरियड ऑफ अ मास स्प्रिंग सिस्टम कैन बी इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। मास स्प्रिंग सिस्टम पीरियड एम्पलीट्यूड पे क्यों डिपेंड नहीं कर रहा? मतलब भाई एम्पलीट्यूड भी तो होना चाहिए फॉर्मूले में। आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? यहाँ पे भी देखो एम्पलीट्यूड नहीं है, T इज इक्वल टू 2 पाई। मास स्प्रिंग सिस्टम में क्या फॉर्मूला था? m/k, m/k। इसमें एम्पलीट्यूड क्यों नहीं आता ये आपने बताना है। द इंडिपेंडेंस ऑफ द पीरियड ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम ऑन इट्स एम्पलीट्यूड कैन बी अंडरस्टैंड बाय फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन से भी बात समझ में आ रही है कि फॉर्मूले में ही नहीं है, और दूसरी ये भी बात समझ में आती है कि टाइम पीरियड आपके पास जो है वो पूरा एक डिस्टेंस कवर करने पर आता है, तो इसीलिए डिस्टेंस कवर करेगा तो फिर टाइम पीरियड बनेगा ना, तो इसलिए ये ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा, ये छठा था। छठा बहुत बड़ा नहीं है, सातवां करता है, सातवां बड़ा। अ मास हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम अ स्प्रिंग एंड सिंपल पेंडुलम बोथ हैव अ पीरियड ऑफ ऑक्सिलेशन ऑफ 1 सेकेंड ऑन अर्थ। अच्छा देखो भाई, एक तो आपने पेंडुलम पढ़ा है जिसमें मास लटका हुआ होता है, इस तरह से करके दिखा देता हूँ। ये पेंडुलम है, इसमें मास लटका हुआ, और एक आपने ये वाला सिस्टम पढ़ा है, इसमें भी मास लटका हुआ होता है। अब दोनों में पीरियड होता है, दोनों में टी होती है। अब ये दोनों बराबर है, तो इसकी कंडीशन जो है वो आगे आपने बतानी है। तो सबसे पहले डायरेक्ट पढ़ लेते हैं, डायरेक्ट समझ लेते हैं। मास हैंगिंग वर्टिकली फ्रॉम अ स्प्रिंग, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है m/k ही लगेगा इसके ऊपर, 2 पाई होल रेडिकल m/k, और सिंपल पेंडुलम में 2 पाई होल रेडिकल L/g। इसको समझ लेना, इसको लिख लेना। मास अटैच वर्टिकली एम इंग्लिश सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगी। काफ़ी बड़े बड़े सवालात हैं, एक सवाल भी अगर मैं पूरा डिटेल में लेके जाऊँगा ना तो यकीन माने कि आधा घंटा लगेगा सिर्फ एक सवाल समझाने में, और मैंने आधा घंटा लगा कर सवाल समझा दिए हैं। अब क्वेश्चन आंसर कराते वक्त तो मैं पूरा दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत की पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि बात समझ में आए। अच्छा, न्यूमेरिकल आपके पास आई थिंक इसमें 10 है, 9 है, 10 है, बल्कि 10 है। टेंशन वाली तो कोई बात नहीं है, हम अगर टेंशन लेंगे तो ये और ज़्यादा लगेंगे न्यूमेरिकल, जो कि कम है। तो चलो शुरू करते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 1 करते हैं। ये बना गया आपका, ठीक है। अब गिवन डेटा देख लो और फिर 2 फाइंड देख लेना, दिया हुआ क्या और निकालना क्या। सवाल अच्छी तरह पढ़ना, उसी से बात क्लियर होगी। द पीरियड ऑफ ऑक्सिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एन आइडियल स्प्रिंग। देखो आइडियल स्प्रिंग सबसे पहले समझ लो। आइडियल स्प्रिंग ऐसा स्प्रिंग होता है जिसके ऊपर आप हुक लॉ लगा सको, ठीक है, जो कि डिफॉर्म नहीं होता, और बहुत सारी कंडीशन होती है, लेकिन उस पर आप हुक लॉ लगा सकते हो, ठीक है। ये आइडियल स्प्रिंग है। तो द पीरियड ऑफ ऑक्सिलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन आइडियल स्प्रिंग एंड मास सिस्टम इज, देखो यहाँ डायग्राम बनाता हूँ, ये हॉरिजॉन्टल वाला लेते हैं, स्प्रिंग थोड़ा बड़ा बना लेते हैं। ये स्प्रिंग है आपका। अब आप इस मास स्प्रिंग सिस्टम में क्या कर रहे हो? ऑक्सिलेशन करा रहे हो, यानी आप इसको खींच के इधर ले आए तो फिर ये इधर आ जाएगा, ये ऐसे मोशन चलती रहेगी। ये आपका मीन पोजीशन हो गई, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई, उल्टा लिख दिया, ये आपकी मीन पोजीशन हो गई, मीन, ये आपकी मीन पोजीशन हो गई, ये आपकी एक्सट्रीम पोजीशन हो गई, ये आपकी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन हो गई। तो ये इसके दरमियान मोशन चलती रहेगी। अब एक पीरियड कंप्लीट करने में, यानी यहाँ से यहाँ आने में और यहाँ से यहाँ आने में और दोबारा यहाँ आने में जो टाइम लगेगा वो t है, और ये कितना गिवन है? ये गिवन है 0.50 सेकेंड पर, ठीक है। तो t जो दिया हुआ है 0.50 सेकेंड दिया हुआ है। एंड द एम्पलीट्यूड इज, समझ लो इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस कवर किया है उसे एम्पलीट्यूड कहोगे, जो कि a से रिप्रेजेंट कर लो या x0 से रिप्रेजेंट कर लो, एक ही बात है। तो ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। अब आपको पता है हम 5 तो रख के सॉल्व नहीं करेंगे, मतलब सेंटीमीटर में तो नहीं करेंगे ना, तो x0 रख लेता है, x मैक्स भी कह सकते हो आप इसे। तो 5 सेंटीमीटर,
अब देखो 5 सेंटीमीटर में नहीं सॉल्व होगा, मीटर में सॉल्व होगा। तो 5 को डिवाइड करा दो 100 से, तो आ जाएगा 0.05 मीटर। ठीक है, ये तो समझ में आ गई बात। व्हाट इज़ द स्पीड एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन? इस पोजीशन पर स्पीड मैक्सिमम होती है, याद रखना। यहाँ पे वी मैक्स आता है, ये क्या है आपने बताना है। वी मैक्स कैलकुलेट करके बताओ। ठीक है, वी मैक्स कैलकुलेट करके बताओ। एंड द एक्सेलरेशन एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, और आपने साथ ही साथ इधर क्या एक्सेलरेशन है ये बतानी है इस पोजीशन पर। देखो कह रहे हैं ना, जहाँ पर मैक्सिमम एक्सटेंशन हुई है, मैक्सिमम एक्सटेंशन कहाँ तक जाती है? एक्सट्रीम पोजीशन तक। तो ए मैक्स भी बताना है आपने, ए को मैक्स लिख लो, अच्छा हो जाएगा। देखो एक्सेलरेशन यहाँ बीच में भी होगी, लेकिन मैक्सिमम एक्सेलरेशन यहाँ होगी, तो ये भी आपने बताना। आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, निकल जाएगा, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब सोल्यूशन लगाते हैं। अच्छा, सबसे पहले वेलोसिटी निकालना। वेलोसिटी का फॉर्मूला आई होप आपको याद हो, अभी थोड़ी देर पहले लिखा भी था मैंने। वी मैक्स इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। देखो एक्स नॉट लिख रहा हूँ, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। अब वेयर इज ओमेगा? ओमेगा तो है नहीं आपके पास, चलो ओमेगा की कैलकुलेशन करते हैं, ओमेगा निकालते हैं। अच्छा, ओमेगा निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फॉर ओमेगा। ठीक है, ओमेगा का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हो, क्या होता है? 2 पाई अपॉन टी, यही पढ़ा था। ठीक है, ठीक है, तो 2 पाई 2 आ गया, पाई किसके बराबर है? 3.142 के बराबर है। टी देखो क्या दिया हुआ है? 0.50 दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर से मैं आपको इसे कैलकुलेट करके जो है वो दिखा देता हूँ। वैसे अगर इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो इसका आंसर आ रहा है, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को भरोसा हो जाए भाई। तो आ रहा है 12.566 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, चलो इसको मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। ये देखो, एक करके दिखा रहा हूँ, फिर आगे आप लोग खुद समझ जाओगे। 2 डिवाइडेड बाय 2 के साथ मल्टीप्लाई करा लो, मल्टीप्लाई 3.142 डिवाइडेड बाय 0.50। देखो आंसर क्या आ रहा है? 12.568 आ रहा है। मैंने 66 लिख दिया ताकि सही हो जाए, बुक जैसा आ जाए। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा हो। चलो अब आगे चलते हैं। ओमेगा आ गया, अब ओमेगा को कहाँ पुट करना है? बेशक हम इसमें पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। वर्डिंग लिख देते हैं, पुट ओमेगा इन इक्वेशन 1। ठीक है, और यहाँ पर हम अपना दूसरा पार्ट कर लेंगे। अच्छा, तो आपका अब क्या फॉर्मूला बनेगा? वी मैक्स इक्वल टू ओमेगा क्या है? 12.566 और एक्स नॉट क्या है? 0.05। अच्छा, अब दोनों को प्रोडक्ट तो ले सकते हैं, कोई मुश्किल वाली बात तो है नहीं। दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं। 12.566 मल्टीप्लाई 0.05, तो आपका आंसर आ रहा है 0.628 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी वी मैक्स। ठीक है, ये आ गई आपकी वी मैक्स, जो कि बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन ये मीटर में आई है, याद रखना। सेंटीमीटर में नहीं है। सेंटीमीटर में लेना चाह रहे हो, जस्ट मल्टीप्लाई बाय क्या करना होगा आपको? इसके साथ 100। अभी आप सेंटीमीटर से मीटर में ले जाने के लिए डिवाइड किया, तो मीटर से सेंटीमीटर में आने के लिए मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 62.8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, दोनों में आप लिख सकते हो, पेपर में आपकी चॉइस रहेगी, पेपर में आपको कोई मना नहीं होगा। फॉर एक्सेलरेशन के लिए काम करते हैं। एक्सेलरेशन फॉर्मूला क्या पढ़ा था? A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट। ठीक है, यही पढ़ा था ना। माइनस क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको पता है ये सिंपल हार्मोनिक की कंडीशन की वजह से आता है। अच्छा, माइनस ओमेगा क्या निकाला? देखो ये रहा 12.566 का स्क्वायर, और एक्स नॉट देखो क्या आ रहा है? 0.05। अच्छा, डायरेक्ट इस पे स्क्वायर ले लो, जो पीछे वाला किया उसी पे स्क्वायर ले लो।
तो आ रहा है 7 पॉइंट, ए आ रहा है आपका, ए मैक्स आ रहा है। देखो यह मैक्स है, अगर मैंने यहाँ मैक्स नहीं लिखा तो आप लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है। अगर मैं यहाँ मैक्स लिखना भूला हूँ या मैंने नहीं लिखा तो आप लिख सकते हो, ठीक है। ये लो यहाँ ए मैक्स, ठीक है, कोई मसला नहीं है, समझ में आपको आ चुका है। तो आपके पास आ रहा है 7.895 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो इसे भी अगर ये सेंटीमीटर में लेके गए तो आप इसे भी अगेन सेंटीमीटर में ले जा सकते हो। अच्छा देखो राउंड ऑफ भी कर सकते हो, 9 को एक कैरी आगे कर दोगे तो 8 जो है वो 9 बन जाएगा। आपको टेक्निक्स पता है, बहुत ज़्यादा मैं मतलब ऐसा नहीं करा रहा हूँ आपको कि समझ ना आ रहा हो, बात समझ आ रही है। चलो ये पहला हो गया आपका, हाँ हो बच्चा समझ में आया होगा। इसको मैच करें बुक से, मतलब इसका आंसर बुक से मैच करते हैं कि हमारा बुक वाला है या नहीं है, क्योंकि अक्सर फिर मुझे कमेंट सेक्शन में सुनने के लिए मिलता है सर बुक वाला नहीं आ रहा या थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो देखो थोड़ा बहुत फ़र्क अगर आ रहा है ना तो वो तो कैलकुलेशन की वजह से आता है। कभी कभार कंप्यूटर से कैलकुलेट हुए होते हैं सवाल, बुक की कैलकुलेशन होती हैं वो 100% एक्यूरेट आ रही होती हैं, यानी उसको कंप्यूटर से किया जाता है, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ भी ली जा रही होती हैं। तो आप अगर थोड़ा बहुत फ़र्क आ रहा है तो चल जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत हो, ज़्यादा नहीं हो। हाँ 62.8 7.9 बिल्कुल ठीक है। चलो अब अपना न्यूमेरिकल नंबर बिल्कुल सही, दूसरा 2 करते हैं। इसमें न्यूमेरिकल आसान है, पता है, मुश्किल कोई न्यूमेरिकल नहीं है, बस जस्ट आपने दिल लगाना है। अगर दिल नहीं कर रहा ना पढ़ने में तो मुझे लगता है आप ज़्यादा दिल लगाओ। बोलो भाई क्यों नहीं कर रहा मेरा दिल, खेलने कूदने का तो मेरा दिल कर रहा है, आराम करने का भी कर रहा है, टिकटॉक वगैरह देखने का भी कर रहा है, पढ़ने का क्यों नहीं कर रहा। चलो इसके ऊपर हम फिर कभी बात करेंगे कि पढ़ने का दिल क्यों नहीं करता। अच्छा स्विंग मशीन, सिलाइंग मशीन कह लो, बेसिकली एक सिलाइंग मशीन की यहाँ बात हो रही है। सिलाइंग मशीन तो भाई आप सबने देखी होगी, मुझे ज़रूरत नहीं है कि वो होती किस तरह की है बताने की। अच्छा तो सिलाई मशीन है, उस आपको पता है सिलाई मशीन में निडल लगी होती है, एक निडल के लिए पूरा काम हो रहा होता है। मूव्स विद अ रैपिड वाइब्रेटरी मोशन, और याद रखना वो निडल वाइब्रेटरी मोशन कर रही होती है, ऊपर नीचे हो रही होती है, लाइक सिंपल हार्मोनिक मोशन की तरह ही होता है वो। एज सो अ सिम, सपोज द निडल मूव्स, सपोज करो कि आपका जो निडल है वो कितना मूव कर रहा है, ये ज़रा बात समझना, 8.4 मिलीमीटर। अब ये कौन सा डिस्टेंस है, ये हाइट लेना पड़ेगी हमें। अभी मैं ज़रा समझाता हूँ बात क्या हो रही है। मिलीमीटर, सुनो मेरी बात, वो सुई देखिए आपने ऐसी होती है, अगर मैं थोड़ा सा और बेहतर बना लूँ, ऐसी होती है, ये ऊपर नीचे मूव कर रही होती है, तो इसीलिए मैंने इसे हाइट करके रखा है। अच्छा फ्रॉम इट्स हाईएस्ट टू इट्स लोएस्ट, अब ज़रा इधर देखो, समझो ये सुई है, असल यहाँ समझ में आएगी बात, समझो ये एक सुई है, ये सुई है। हाईएस्ट क्या मतलब है, हाईएस्ट मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन नेगेटिव में, एक्सट्रीम पोजीशन नेगेटिव में और एक्सट्रीम पोजीशन पॉजिटिव में। दो एक्सट्रीम पोजीशन होती है ना, बीच में मीन पोजीशन होती है, यहाँ पर मीन पोजीशन होती है। तो ये सुई क्या कर रही है, एक्सट्रीम पोजीशन पे जा रही है ऊपर वाली, फिर नीचे वाली एक्सट्रीम पोजीशन पर आ रही है। तो ये डिस्टेंस आपको दिया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस बच्चों को दिया हुआ है 8.4 मिलीमीटर, और ये बहुत छोटा डिस्टेंस होता है, आपने देखा होगा। तो ये एम्पलीट्यूड नहीं है, ये याद रखना। एम्पलीट्यूड निकालने के लिए क्या करना होगा, 2 से डिवाइड, क्यों, क्योंकि तो कुछ डबल डिस्टेंस दे दिया उन्होंने, आधा कर दो 2 से डिवाइड। चलो ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभार। एंड इट्स मेक 24 स्टिच। अच्छा 24 स्टिच यानी ऊपर नीचे कर कर सिलाई करना। देखो ऐसे एक सिलाई होती है, एक सिलाई, दूसरी सिलाई, तीसरी सिलाई, चौथी सिलाई, ऐसे करके 24 सिलाई हो रही है। 24 सिलाई कितने टाइम में हो रही है, 9 सेकंड में। तो इसको स्टिच ही लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ स्टिच, नंबर ऑफ स्टिच। बस मेरी बातों पे ध्यान दो, बात समझ आ जाएगी। स्टिच कितने हो रहे हैं, नंबर ऑफ स्टिच 24, ठीक है, 24 स्टिच हो रही है। टाइम ले रहा है ये 9.0 सेकेंड। अच्छा अब कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम निडल स्पीड, निडल की स्पीड मैक्सिमम क्या है, यानी इस पॉइंट पे क्या स्पीड होगी, वी मैक्स बताओ। ये डायग्राम बना लेना, ठीक है। वैसे मुझे फील आ जाती है आप लोगों को समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही, ये लो, ठीक है। चलो सॉल्यूशन लगाते हैं और फिर आगे करते हैं। अच्छा एक चीज़ जो हमें ठीक करनी होगी, ये चीज़ मिलीमीटर में है, हमें से सेंटीमीटर में लाना होगा। यहाँ ले आते हैं, h इज़ इक्वल टू 8.4 डिवाइडेड बाय 1000, सेंटीमीटर से जाने के लिए मीटर में 100,
मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000, तो h इक्वल टू अगर डिवाइड कराओगे तो बहुत छोटा नंबर हो जाएगा 0.0084 मीटर, क्योंकि हमें आंसर ऐसा यूनिट में रखना है। अच्छा, अब ये टाइम दिया हुआ है, टाइम पीरियड नहीं है, तो टाइम पीरियड कब आएगा? जब एक स्टिच होगी, मतलब देखो वो सुई नीचे जाएगी, मीन पोजीशन पर है, यहाँ से नीचे जाएगी, फिर आएगी, फिर यहाँ आएगी, एक स्टिच कंप्लीट करेगी, तो वो टाइम पीरियड होगा। सोचो, दिमाग में ज़रा बिठाओ मैं क्या कह रहा हूँ, दिमाग में ज़रा सोचो। t इक्वल टू टी, वो टाइम जो एक स्टिच करने के लिए लगा, नंबर ऑफ स्टिचेस। अच्छा, t इक्वल टू, तो ऊपर क्या है 9 आ जाएगा, डिवाइड बाय, क्योंकि हमारे पास देखो v मैक्स निकालने के लिए अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ नहीं है, तो वो हम अभी निकाल रहे हैं, उस पर हम काम चला रहे हैं। 24, तो ज़रा देखो t क्या आ रहा है। अच्छा, डिवाइड करो ज़रा, 9 डिवाइडेड बाई 24 इक्वल टू 0.375। ठीक है, ये आपका t आ गया। लेकिन ये हमें कैलकुलेट नहीं करना, हमें कैलकुलेट कुछ और करना है। अच्छा, t की मदद से क्या कैलकुलेट करूँगा? अच्छा, यहाँ फॉर्मूला लिख लो, v इज इक्वल टू, वी मैक्स का फॉर्मूला क्या है? वी मैक्स इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। ठीक है, अभी एक्स नॉट भी चाहिए, ओमेगा भी चाहिए। अब हम ओमेगा के लिए काम कर रहे थे, यहाँ लिख लो फॉर ओमेगा। ठीक है, अच्छा, तो अब ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई अपॉन टी के बराबर होता है। एक स्टिच में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो रही है, तो इसलिए 2 पाई हुआ, 3.142। मुझे बात समझ में आ गई, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, आपको बात समझ आनी चाहिए। मतलब मेरा भी फ़ायदा है, लेकिन आपको भी बात समझ आनी चाहिए। चलो, ये आसान कैलकुलेशन है, कर लो। 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142 मल्टीप्लाई बाय 0.375, 16.757। अच्छा, रेडियन पर सेकेंड, ये ज़रा याद रखना। अच्छा देखो, आपको जो डेटा में चाहिए तो ओमेगा आ गया। अब मैंने क्या कहा था, हमें निकालना है डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है, हमें सिर्फ ये डिस्टेंस चाहिए, ये होता है हमारे पास एक्स नॉट। तो इसके लिए क्या करना होगा आपको, इतना डिस्टेंस निकालने के लिए इस पूरे डिस्टेंस को 2 से डिवाइड करा दो। ठीक है, 2 से डिवाइड करा दो। तो मैंने डायग्राम भी बनाई है। तो h, अगर आपको एक्स नॉट निकालना है फॉर एक्स नॉट, तो एक्स नॉट निकालने के लिए आपको h को डिवाइड करना होगा 2 से। अच्छा चलो, तो h क्या था? 0.0084। अच्छा न्यूमेरिकल है, 2 कॉन्सेप्ट लगा रहा है काफ़ी। ठीक है, तो इसको करोगे तो क्या आएगा आपके पास? वैल्यू साइंटिफिक नोटेशन में लिख लो, 2.4 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। ठीक है, ये लो, ये दूसरी वैल्यू भी आ गई आपकी। चलो, अब जस्ट वन वैल्यू निकालनी है आपने, वी मैक्स ओमेगा एक्स नॉट। ओमेगा क्या निकाला? 16 स्पीड अच्छी होती है, आपको पता है मशीन की, तो जब भी देखो यहाँ स्पीड ज़्यादा आ रही। और एक्स नॉट क्या निकाला आपने? 4.2 मल्टीप्लाई 10⁻³ चलो, वी मैक्स आपका आ गया। चलो आओ आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 16.757 मल्टीप्लाई 4.2 एक्सपोनेंट -3। द आंसर इज 0.07। समझ तो गए होगे। चलो 0.07। अब सेंटीमीटर में तो नहीं है, ये मीटर पर सेकंड में है। तो इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इन सेंटीमीटर, सो व्हाट विल यू डू? जस्ट मल्टीप्लाई विथ 100, द आंसर बिकम इन सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट। यह आपका आंसर था। आई होप बात बहुत अच्छी समझ में आई होगी। चलो मिटा दूँ, रिमूव कर दूँ, लेकिन 1 मिनट रुको, चेक कर लेते सही आया। बिल्कुल एक्यूरेट आया, बिल्कुल एक्यूरेट। बस देखो, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, आपकी बात अच्छी हो जाएगी बोर्ड के एग्ज़ाम में, आपका पेपर अच्छा हो जाएगा। मेरा पूरा इसी चीज़ के ऊपर फोकस है कि आपका किसी तरह से कॉन्सेप्ट डेवलप करा दूँ, आपको किसी तरह से बात समझा दूँ। बात समझा दी ना जिस दिन मैंने आप लोगों को, आप लोगों का पेपर अच्छा है, वो टॉपिक अच्छा हो जाएगा।
आसान सवाल है। आइडियल स्प्रिंग दोबारा कह दिया, मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा आइडियल स्प्रिंग क्या होता है, मैं आपको बता चुका हूँ, जिस पे हुक लॉ लगा सकूँ फिर बता दिया। विथ अ कांस्टेंट ऑफ, देखो आइडियल स्प्रिंग है उसका कांस्टेंट दिया हुआ के इक्वल टू 15 न्यूटन पर मीटर। इस सस्पेंडेड वर्टिकली, देखो बात जब वर्टिकली की आ जाए ना तो इसका मतलब है ये वाला सिस्टम बोलना है। अब इसका के दिया हुआ है आपको 15 न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अ बॉडी ऑफ मास, इस बॉडी का मास दिया हुआ है, इसका कुछ मास है वो दिया हुआ है आपको। पेपर में नहीं बनाना डायग्राम, ठीक है, ये तो मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ, आप नहीं बनाना। इस अटैच टू द अनअटैच स्प्रिंग, देखो अभी स्प्रिंग अन स्ट्रेच्ड है, अभी कोई स्ट्रेच नहीं हुआ हुआ, जब ये मास लगा हुआ है, हाथ रखा हुआ होगा जरूर। एंड रिलीज, अब रिलीज कर दिया। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग, जब इसको हाथ रखे रखोगे तो ये तो ऊपर है, लेकिन जैसे ही हाथ हटाओगे मास की वजह से ये ऊपर नहीं रहेगा, ये नहीं थोड़ा नीचे आ जाएगा। अब मैक्सिमम स्ट्रेच कितना आया ये आपने बताना है, ठीक है। मैक्सिमम स्ट्रेच कितना है, वो एक्स नहीं, वो एक्स नॉट नहीं होगा। एक्स नॉट जब आएगा जब मजीद खींच के छोड़ोगे, सिर्फ यहाँ पर मास की वजह से जो स्ट्रेच आया वो बताना है, ये एक्स होगा। एंड व्हेन द स्पीड इज़ अ मैक्सिमम, और स्पीड कब मैक्सिमम होगी। अच्छा डेटा हम उधर से इधर उठा लेते हैं। m इज़ इक्वल टू 0.60 kg। अब मैं जब भी समझाता हूँ ना डायग्राम ज़रूर बनाता हूँ। वी मैक्स के लिए फॉर्मूले तो आपको याद हो गए होंगे, एक्स बता देना, ठीक है। अच्छा अब सबसे पहले सोल्यूशन ए के लिए काम करें, मतलब ए को फाइंड करेंगे। पहले क्या पता करते हैं, स्ट्रेच पता करते हैं ना। अच्छा देखो हुक लॉ क्या है, एफ इज़ इक्वल टू, बिल्कुल सही माशाल्लाह, के पर एक्स नॉट होता है। ये क्या है, एफ, डब्ल्यू से रिप्लेस नहीं कर सकते भाई, देखो वेट भी तो एक फोर्स ही होती है ना, तो वेट से रिप्लेस कर दो। तो एफ किसके बराबर है, डब्ल्यू, डब्ल्यू किसके बराबर है, एम जी, कितनी प्यारी बात है। तो यहाँ पुट करो डब्ल्यू इज इक्वल टू के एक्स नॉट, एम जी इक्वल टू के एक्स नॉट। देखो एक्स नॉट को यहाँ लिख रहा हूँ, के को एम जी के नीचे ले आऊँगा। बात क्लियरिटी में, मास पता है, ग्रेविटी पता है, के पता है, तो क्या नहीं पता फिर आपको। अच्छा चलो वैल्यू पुट करो भाई जल्दी से। 9.8 रख के सॉल्व करना पेपर में, अक्सर मुझे बच्चे पूछते हैं सर 10 रख के सॉल्व करें 9.8, भाई 9.8 ज़्यादा अच्छा है। 0.60 मल्टीप्लाई 9.8 डिवाइड बाय 15, द आंसर इज 0.39। चेक करो क्या है, 0.39 मीटर। चलो बात क्लैरिटी में आई जी सर, बात क्लैरिटी में आई। अच्छा ये तो आपका एक्स नोट हुआ है। अच्छा स्ट्रेच आ गया हमारा। अच्छा मैंने इसको एक्स मैक्स भी लिख दिया है तो कोई मसला नहीं है। अब हमें अगला एक्स मैक्स का इस्तेमाल होगा, पता है एक्स मैक्स हमारा इस्तेमाल होगा उसके अंदर वेलोसिटी पता करने में। वेलोसिटी भी देखो उन्होंने कहा है ना पता करनी है, तो इसमें इस्तेमाल हो जाएगा। अच्छा अब देखो वेलोसिटी पता करते हैं, ये देखो समझ लो ये एक्स मैक्स ही पता करने के लिए कहा हुआ था, इसको ठीक कर लो, एक्स मैक्स ही कहा हुआ था। अच्छा अब हमें क्या पता करना है, टाइम पीरियड नहीं दिया इन्होंने, नहीं टाइम पीरियड तो दिया नहीं, लेकिन कोई मसला नहीं है। ओमेगा का आपको एक और फॉर्मूला भी याद है, वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, बी पार्ट के लिए काम करता है। वेलोसिटी का फॉर्मूला बताओ, v इज इक्वल टू वी मैक्स इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट। देखो एक्स नॉट तो आ गया, ओमेगा नहीं है। अब याद करो ओमेगा कैसे निकाल सकते हो, ये फॉर्मूला याद आ रहा है, के अपॉन एम या एम अपॉन के, नहीं के अपॉन एम, याद आ रहा है, हमने पढ़ा था जी सर। चलो फिर याद आ गया तो अब तो बात ही खत्म हो गई। तो 15 आ गया, तो जब ही वो पहले निकालना था 0.60। अब देखो इसको बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं, फिर न्यूमिनेटर सॉल्व करते हैं, फिर स्क्वायर रूट। कोई ऐसी बात नहीं है, आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। 15 डिवाइडेड बाय 0.60, ख़त्म बात। 5 लो, ले लो 5। अच्छा और कुछ, और कुछ बताना था, और कुछ भी बताना था इसमें। हाँ वो वी मैक्स बताना था ना भाई, वी मैक्स। ओमेगा क्या है, 5 आया आपके सामने निकाला। एक्स नॉट क्या निकाला था मैंने, 0.39, 0.39। जस्ट इन्हें मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आपके सामने।
अच्छा, तो 5 मल्टीप्लाई 0.39, 1.95, 1.95। क्या ये ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 नहीं है? बिल्कुल ऑलमोस्ट इक्वल टू 2 है। तो आप इसको ऐसे लिखना, देखो पेपर में जब भी ये लिखो ना ऐसे लिखना, इसका मतलब है बराबर नहीं था, आपने बराबर किया है। मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, 2 बोल के 5 लिखा है, ठीक है। एक्यूरेसी कितनी है हमारी, ये आपका आंसर है फाइनल। चेक करते हैं, बिल्कुल ये दिया हुआ है और ये तो बिल्कुल ठीक आया। स्ट्रेच जो था ना, आई थिंक वो उन्होंने मैक्सिमम स्ट्रेच ही कहा था उसे। चलो ये हो गया ना, रिलीज करके जो स्ट्रेच आएगा वो मैक्सिमम स्ट्रेच ही होगा। अच्छा 3 हो गए, अभी भी 10 आई थिंक 9 कुछ थे, चौथा न्यूमेरिकल ये बड़ा है, सोल्यूशन छोटा है। दे देखो कहते क्या है, अ बॉडी इज सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम एन आइडियल स्प्रिंग। कोई बात है, कोई बात है, सस्पेंडेड का मतलब लटका हुआ होना होता है, ठीक है। तो बॉडी लटकी भी है आइडियल स्प्रिंग से। आइडियल स्प्रिंग पता है आपको क्या होता है? ऑफ अ स्प्रिंग कांस्टेंट, दोबारा स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करिए 2.5 न्यूटन पर मीटर। अच्छा इसमें वर्क एग्जाम्पल में ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं थे। द स्प्रिंग इज इनिशियली इन इट्स रिलैक्स पोजिशन। स्प्रिंग स्टार्ट में अपने रिलैक्स पोजिशन पर है, यानी वहाँ पर है। देखो रिलैक्स पोजीशन हमने पढ़ा था अलग होता है, मीन पोजीशन अलग होता है। रिलैक्स पोजीशन यानी किसी ने हाथ इसको रख कर ऐसा किया हुआ है, हाथ रखा हुआ है ताकि वो नीचे लटके ना, अगर लटक गया तो स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना। द बॉडी इज देन रिलीज, अब बॉडी को रिलीज कर दिया, एंड ऑक्सीलेटिंग अबाउट इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, अभी ऑक्सीलेट शुरू कर देता है भाई, बिल्कुल जब छोड़ोगे तो ये ऊपर नीचे मूव करना शुरू हो जाएगा ना। द मोशन इज डिक्रीज बाय, मतलब डिस्क्राइब बाय, मोशन को आप इससे डिस्क्राइब कर सकते हो, यानी आपको इक्वेशन दी हुई है इन्होंने सिंपल हार्मोनिक मोशन की। ये इक्वेशन अभी तो आपको इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन आगे जब आओगे तो समझ में आ जाएगी, बल्कि मैंने पढ़ाई तो थी ये इक्वेशन, ये आपको इससे मोशन बता सकते हो। मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, समझ नहीं आ रही होगी आपको, बात मैं बताता हूँ, ठीक है। रेड पर सेकेंड, अच्छा ये आपको ना इन्होंने इक्वेशन दे दी, यानी इसमें इन्होंने ये जो चीज़ है ना ये आपका एम्पलीट्यूड है, ठीक है, ये जो चीज़ है ये आपका फेस है, ये इन्होंने दे दिया आपको, ठीक है। और ये इक्वेशन दे दी, ये आपके पास वेव इक्वेशन होती है, यानी वेव की इक्वेशन होती है ये। अच्छा अब इससे हम डेटा निकालेंगे। व्हाट इज़ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी? के मैक्स बता दो। याद रखना के मैक्स मीन पोजीशन पर आएगी, मीन पोजीशन पर, यानी अगर समझ लो ये इसकी मीन, ये तो इसकी रिलैक्स पॉइंट है, ये इसकी मीन पोजीशन नहीं होगी, मीन पोजीशन थोड़ा नीचे आएगी इसकी। समझ लो यहाँ इसकी मीन पोजीशन है, पीएम है, पीएम एमपीए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मीन पोजीशन। तो यहाँ इसकी मीन पोजीशन आएगी, यहाँ पर इसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, के मैक्स, ठीक है, के मैक्स। अच्छा देखो ये मैंने बताया ना कि एक्स नॉट है आपका, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, और के की वैल्यू तो उन्होंने गिवन की ही थी हमें 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर। सोल्यूशन, के मैक्स का फॉर्मूला याद है? बिल्कुल याद होगा, हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। मैंने कहा ना ये एक्स नॉट है, देखो एक्स नॉट क्या दिया हुआ है आपको अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 4.0, लेकिन ये मीटर सेंटीमीटर में, इसको मीटर में लाओ, एनर्जी जॉउल में निकलनी है, तो 0.04 हो जाएगा, 0.04 मीटर। इधर पुट करो कि मैक्स इक्वल टू 1/2, तो पता है 0.5 होता है, और के दिया हुआ था 2.5, और ये आया 0.05 पे, 0.024 पे स्क्वायर। के मैक्स आपका आंसर आ गया, दिस इज अवर डिजायरेबल आंसर। 1 मिनट रुको, पॉइंट सही करके लगा लें, ठीक है। 0.5 मल्टीप्लाई 2.5 मल्टीप्लाई 0.04 का स्क्वायर, द आंसर इज 2 मल्टीप्लाई पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 जाओ। अब देखो ये प्रीफिक्स लगा दो इसकी जगह, क्या आएगा प्रीफिक्स? के मैक्स इक्वल टू 2 मिली जाओ। कम होती है इसमें एनर्जी, चेक करें सही है गलत है? बिल्कुल एक्यूरेट आया, बस कौन से आने चाहिए। चलो
काफ़ी न्यूमेरिकल है. We have done 5, move to 6, sorry 4, move to 5. अच्छा, जो 5 वाला है ना वो मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, वो कंडीशन बेस्ड न्यूमेरिकल है, वो मैं बराबर में चला रहा हूँ, उसको देखो ज़रा. कहते हैं द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डज नॉट डिपेंड ऑन द मास. बात सुनो, आपको पता है सिंपल पेंडुलम में जो ऑक्सीलेशन है वो मास पे डिपेंड नहीं कर रही, नॉट डिपेंड. उसके आगे कहते हैं ऑन द मास ऑफ द बॉब. द बाय कॉन्ट्ररी, इसके मुकाबले में, बाय कॉन्ट्रास्ट इसके मुकाबले में, यानी इसके खिलाफ, द पीरियड ऑफ द मास स्प्रिंग सिस्टम डज डिपेंड ऑन मास. लेकिन इसका पीरियड मास पे डिपेंड कर रहा है. क्या चक्कर है, ऐसा क्या है? देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है पीरियड का, टी इज इक्वल टू 2 पाई होल रेडिकल एल अपॉन जी. इसका क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई होल रेडिकल एम अपॉन के. ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है ये बता दो, पढ़ के मतलब कॉन्सेप्ट से बताओ, लिखना वगैरह नहीं है, कॉन्सेप्ट से बताना है. तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डिटरमाइंड बाय लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और इसकी जो डेरिवेशन की थी ना उसमें भी मास कैंसिल हुआ था, इसीलिए भी ऐसा होता है. मास स्प्रिंग सिस्टम, टू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ ऑक्सीलेशन फॉर अ मास स्प्रिंग सिस्टम यू नीड टू कंसीडर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी जो आगे लगा हुआ. ठीक है, इसको देख लेना, मैंने लिखवा दिया है. इसको पेपर में अगर ये आ जाए ना तो शॉर्ट में आ जाएगा. चलो, मैं सही कह रहा था, हमने 5 कर लिए, अब छठा है. बहुत आसान, बहुत सिंपल, जस्ट 5 मार्क्स वाला न्यूमेरिकल. व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम. इधर आओ, आपको पता है ये पेंडुलम इधर है, आप इधर लेकर आओगे, फिर ये बीच से गुजर कर इधर आ जाएगा. तो ये यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, फिर ये यहाँ से यहाँ आया, फिर ये यहाँ से यहाँ आया. जब ये यहाँ आएगा तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, उस वक्त जो टाइम होगा वो पीरियड होगा. ये आपने बताना है कि क्या है. क्वेश्चन मार्क, ये क्या है आपने बताना है. इसका मास दिया हुआ है जो कि आपको ज़रूरत ही नहीं है पता करने के लिए, 6 kg, काफ़ी भारी मार्क्स है. लेंथ इसकी दी हुई है, यहाँ लेंथ कहाँ से कहाँ तक होती है, यहाँ से यहाँ तक होती है, याद रखना, बल्कि यहाँ तक होती है, यहाँ तक, नीचे तक लो, यहाँ तक. तो ये कितनी दी हुई है आपको, ये लेंथ कितनी दी हुई है आपको, 4 मीटर. चलो पता कर लोगे, आ जाओ यहाँ सोल्यूशन करते हैं. तो मास कितना दिया हुआ है 6 kg, जो कि चाहिए ही नहीं. लेंथ कितनी दी हुई है 4 मीटर, जो कि चाहिए. बाकी पता करना है टाइम पीरियड, अभी तो लिखवाया था फॉर्मूला, टी इज इक्वल टू 2 पाई होल रेडिकल एल अपॉन जी. 2 आ गया, 3.142 आ गया. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एल, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जी, 9.8. अच्छा, पूरा एक साथ भी कैलकुलेट हो सकता है, पर मैं अलग अलग करके बता देता हूँ. देखो ये दबाना स्क्वायर रूट और ये दबाना 4/9.8 दबा देना, तो वैल्यू आ रही है बहुत बड़ी आ रही है. तो चलो ले लेते हैं. तो 2 × 3.142 × 0.36388. ज़्यादा नंबर इसलिए ले रहा हूँ ताकि बुक जैसा आ जाए. अच्छा, 2 × 3.142 × 0.6388. द आंसर इज़ 4 सेकेंड. ठीक है, तो बिल्कुल यही दिया हुआ है, यहाँ 4.1 लिखा हुआ है, मतलब 4.01. और बुक में देखते हैं, बुक में क्या दिया हुआ है. बुक में दिया हुआ ही नहीं है, नहीं दिया हुआ है, सही है. ठीक है, हमारा भी यही आया था, लेकिन मैंने वो 0 तक लिया, फिर बाद में 1 भी था तो 1 भी लगा दिया. ये इसका जवाब था. चलो 7वां करते हैं. काफ़ी देर से मैं खड़ा हूँ तो मेरे पाँव में जो है ना वो दर्द होना शुरू हो गया. 40 मिनट हो गए. तो मैं आप लोगों को बस इसलिए बता रहा हूँ कि भाई देखो, मैं भी आपके लिए खड़ा रहता हूँ, आप लोग भी. आप तो बैठ के कर रहे होगे, है ना. वो इनको, मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा खड़ा होकर करा होगा, लेकिन देखो मैं कितनी देर से खड़ा हूँ, जबकि मुझे तो किसी ने पनिशमेंट नहीं दी, मैंने फिर भी खड़ा हूँ ना. तो आपने इसको देखना है, मतलब समझना है. मेरा तो बस इस तरह वसूल हो जाएगी मेहनत कि आप लोग अगर इससे समझ लो. अच्छा, दोबारा वो पेंडुलम की बात कर रहा है.
तो इस पेंडुलम की इन्होंने बेशक लेंथ भी दी होगी कुछ, तो लेंथ इन्होंने 75 सेंटीमीटर में दी है इस बार ना, n इज इक्वल टू 75 सेंटीमीटर दी विद द हेल्प ऑफ 100, तो ये हो जाएगा 0.75 मीटर। ठीक है, मास भी दिया हुआ है, मास इसका देख लो कितना है 2.5 kg। अच्छा मैंने इसे पढ़ा नहीं ना, मैं पढ़ा देता हूँ। अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 75 सेंटीमीटर एंड मास 2.5 kg, स्विंग विद अ मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी भी दे दी है आपको, ई से लिखना है इसे। ठीक है, ये पता नहीं है हमें काइनेटिक है या पोटेंशियल, लेकिन मैकेनिकल है तो ई लिखो। अब कहते क्या है पता करने को, व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, व्हाट इज इट द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड आपको पता है x0 होता है। अच्छा, L इक्वल टू 75 सेंटीमीटर 100 से डिवाइड करके 0.75 मीटर, और मास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2.5 kg, ई जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.015 जॉउल। पता ये करना है, सोल्यूशन इसके लिए काम करेंगे। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला आपके सामने रख देता हूँ ताकि बात समझ में आ जाए। ई इज इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट का स्क्वायर। ठीक है, यही है ना, हाँ यही है। लेकिन मसले की बात ज़रा सुनो, यहाँ पर आपको पता ही नहीं है कि सॉरी एक्स नॉट तो हमें पता करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको के तो पता ही नहीं है। असल तो मसला ये आया, मसला नहीं था इसको कराने में, के नहीं पता, तो क्या ये गलत है? नहीं, ज़रा सोचो सोचो, एम दिया हुआ है, एल भी दिया हुआ है, किस तरफ ले जाना चाह रहे हैं ये आपको, कि क्या चीज़ है जो सोचो भाई, ये सोचो। ओमेगा इज इक्वल टू होल रेडिकल जी अपॉन एल, ये आया था दिमाग में? उम्मीद नहीं आया होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर लगेगी, यहाँ पर आपने ये चीज़ लगानी है। चलो इसको करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक और चीज़ करके दिखा दूं ताकि आपको मेरी बात और समझ में आ जाए, ये अभी भी समझ नहीं आ रहा होगा आपको। के किसके बराबर है? के नहीं पता आपको, है ना? याद करो, हमने के का फॉर्मूला पढ़ा था, ओमेगा इज इक्वल टू होल रेडिकल के अपॉन एम। एम अपॉन के था या के अपॉन एम था? देख लेना, ऊपर ही लिखा हुआ। अच्छा, ये लिखा हुआ ही नहीं है, लेकिन ये हाँ के अपॉन एम ही होता, सही है। चलो, अब मुझे क्या चाहिए? के नहीं पता मुझे, मैं क्या करूँगा? स्क्वायर लगा लूँगा दोनों साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो क्या बन गया आपके पास? ओमेगा का स्क्वायर, ये m यहाँ पर आ जाएगा, m ऊपर ले जाओ, तो k किसके बराबर आ रहा है? ओमेगा का स्क्वायर m, इधर रिप्लेस कर लो इसे। e इज इक्वल टू हाफ k किसके बराबर है? ओमेगा का स्क्वायर m और a, सॉरी x नॉट, मैंने कहा था वो a भी आ सकता है लेकिन x नॉट ही लिखो। ओमेगा नहीं पता, अभी ओमेगा पता करने के लिए एक फॉर्मूला लिखा था मैंने, वो पहले लिख दिया था लेकिन वो बाद में आना था, L अपॉन जी। ये हमने जब सॉरी L अपॉन जी नहीं होता, G अपॉन L होता है, G अपॉन L। ये याद रखना, ओमेगा का ये वाला फॉर्मूला भी होता है। सिंपल पेंडुलम कराते वक्त ये फॉर्मूला मैंने लिखा था, आपको याद होगा। अच्छा, बस वैल्यूज़ फाइंड कर लो, 9.8, 0.75। एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर लो कि ये स्क्वायर होता है, लेकिन हमने लिखा नहीं था, लेकिन चलो ज़्यादा बड़ी गलती नहीं है, वो हम आगे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर आता है, वरना आंसर सही नहीं आएगा। ठीक है, तो 9.8 डिवाइडेड बाय 0.75, द आंसर इज ओमेगा इज इक्वल टू 3.614। ठीक है, चलो इधर आ जाओ। तो ये आपके पास आ जाएगा, आपको x नॉट पता करना है, तो e आ गया, 1/2 आ गया, ओमेगा का स्क्वायर आ गया, m आ गया, x नॉट आ गया। 2 डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर हो गया और m हो गया और x नॉट हो गया। स्क्वायर ज़रूर लगाना, ये बार बार हटा रहे हैं हम लोग, गलत हो जाएगा। वैल्यूज़ पुट करते हैं, 2 तो एज इट इज़ आ गया, e क्या है? 0.015,
ओमेगा क्या है 3.614 का स्क्वायर और मास क्या है 2.5। देखा आपने मास पे क्यों डिपेंड कर रहा था उस वक्त। अच्छा अब इसको ज़रा कैलकुलेट करो तो 2 मल्टीप्लाई 0.015 डिवाइडेड बाय 3.614 स्क्वायर मल्टीप्लाई 2.5 द आंसर इज 9 पॉइंट। ये सही नहीं है, अभी सही बताता हूँ क्या आएगा। आंसर है 9.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁴। हमें x नॉट चाहिए, x नॉट स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर रूट। अब x नॉट आ जाएगा। देखो जो भी आपका आंसर आया था ना, जो भी आंसर अभी निकाला था उसको इसमें रख दो स्क्वायर रूट में, तो 0.03 आ रहा है आपका, 0.030 ये आया है आपका मीटर में, लेकिन आपको सेंटीमीटर में देना है जवाब। तो आप क्या करोगे इसके साथ, बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या हो जाएगा आपका जवाब, x नॉट इक्वल टू आंसर मल्टीप्लाई बाय 100 तो 3 हो जाएगा। तो 3 सेंटीमीटर आपका जवाब आया। समझ गए। बस यहाँ पर शुरू में गलती हो गई थी कि मैंने x पे स्क्वायर देना भूल गया था, लेकिन वो कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी कि हम आगे चलते तो मसला आ जाता, लेकिन हमने इसे करा है ठीक। और पीछे भी यही जवाब दिया हुआ है आपको। आंसर था ये हमारा 7वां। अब करते हैं 8वां। कहते हैं अ पेंडुलम ऑफ लेंथ, एक पेंडुलम है आपके पास, उसकी लेंथ L है। ये एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ L है और हैज़ अ टाइम पीरियड T और टाइम पीरियड T1 है। T1 T2 को कहने का मकसद ये है कि दो यहाँ पर पेंडुलम है, तो इसका टाइम पीरियड जो है वो 0.950 हो गया, सेकंड पर है। ठीक है। अब दूसरा भी पेंडुलम है जिसकी लेंथ आपके पास है, द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज एडजस्टेड टू अ न्यू वैल्यू। अच्छा अब लेंथ को कुछ कम कर दिया गया है या ज़्यादा कर दिया गया है, लेकिन वो L2 हो गई है कम ज़्यादा होने के बाद। अब टाइम पीरियड आपके पास हो गया है 2, इसका मतलब ये है कि लेंथ बढ़ाई है, कम नहीं की है। तो अब टाइम पीरियड 1 से 0.9 से 1 हो गया सेकेंड। व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द L2/L1? L2/L1 का रेशो क्या है ये बताओ। आसान है, मुश्किल नहीं है। पहले तो T1 लिख लो क्या है 0.950, T2 लिख लो क्या है, यानी लेंथ चेंज करने के बाद टाइम पीरियड क्या आ रहा है 1 सेकेंड। अच्छा सब बच्चों को पता है कि फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास इसका टाइम पीरियड का, T इज़ इक्वल टू 2π होल रेडिकल L/G। अब इस फॉर्मूले को बनाते हैं L1 और L2 के लिए। फॉर L1 तो क्या हो जाएगा, 2π तो कांस्टेंट है, बस L जो है वो L1 हो जाएगा और G तो कांस्टेंट है, वो भी G रहेगा। अच्छा तो ये T1 हो गया और ये T2 हो जाएगा फॉर T2, क्योंकि लेंथ L1 है तो टाइम T1 था। अच्छा 2π होल रेडिकल L2/G। अच्छा आपको पता करने का क्या कहा है उन्होंने, L2/L1 ना, तो डिवाइड T2 विथ T1। ठीक है, T2 क्या है आपके पास ये और T1 क्या है ये, तो T2 क्या आएगा आपके पास 2π होल रेडिकल L2/G और T1 क्या है 2π होल रेडिकल L1/G। 2π से 2π कैंसिल। ठीक है, एक मिनट रुको जरा, एक चीज़ और बताता हूँ। अच्छा अब इसको रेसिप्रोकल कर लो, तो ये हो गया आपके पास L2। वैसे तो देखो मैं डायरेक्ट G से G भी काट सकता हूँ, लेकिन मैं काट नहीं रहा ताकि बच्चों को समझने में मुश्किल ना हो। तो ये आ गया आपके पास होल रेडिकल। ठीक है, देखो दोनों पे होल रेडिकल है तो होल रेडिकल को कॉमन ले लिया, L2/G। अब देखो इसको ऊपर ले जा रहे हो तो रेसिप्रोकल हो जाएगा G/L1। तो देखो G से G कैंसिल हो गया। ठीक है, T2 क्या दिया हुआ था 1 और T1 क्या दिया हुआ था 0.950। अच्छा
होल रेडिकल L2/L1, ठीक है। तो कैलकुलेटर से कर लेते हैं, बल्कि क्या करेंगे, वहाँ तो स्क्वायर है ना। तो अब हमें L2/L1 चाहिए, उसका स्क्वायर रूट नहीं चाहिए, तो स्क्वायर निकालो दोनों साइड। अब इसके ऊपर ज़रा सॉल्व कर लो। देखो 1 का स्क्वायर लोगे तो 1 ही आएगा, 0.950 का भी स्क्वायर ले लो, 1 मिनट। स्क्वायर देखो होल पर है, इसका मतलब है 1 पे भी स्क्वायर है, 0.950 पे भी स्क्वायर है। तो बनता क्या है 1.1 और इससे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो L2/L1 की वैल्यू ये आ रही है, मैच करता है। स्टूडेंट ये वाला हमारा सवाल जो है वो हो गया है। अब हम जो है वो अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए टाइम तो वाकई लग रहा है, आप खुद भी देख रहे हो, मैं भी खड़ा हुआ हूँ ना यहाँ पर आपके लिए। तो आप लोगों ने इन सवालों को बहुत अच्छे करके तैयारी करके जाना है, ताकि पेपर में जो आपकी मेहनत है वो पूरी आ सके। और हमारा आंसर तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, 9 कर लेते हैं, फिर आखिरी 10 करा दूँगा इंशाल्लाह। अच्छा कहते क्या है, वर्डिंग टाइप क्वेश्चन है। अ वायर इज़ हैंगिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर। एक टावर है, उसकी टॉप पर वायर लटका हुआ है। समझो ये टावर है, एक टावर है, ठीक है, ये एक टावर है, इस टावर की टॉप पर वायर लटका हुआ है, ठीक है, ये वायर लटका हुआ है। सच दैट द टॉप इज़ नॉट विजिबल, टॉप विजिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि क्लाउड आया हुआ है, मतलब बादल आए हुए हैं। ड्यू टू डार्कनेस, अंधेरा भी है, ऐसे नज़र नहीं आता छतें रात के टाइम पे। हाउ डू यू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट कैसे कैलकुलेट करोगे? देखो ये जो वायर लटका हुआ है ना, अगर आप इसकी हाइट कैलकुलेट कर लेते हो, क्योंकि ये वायर ऑक्सीलेशन कर रही होगी, T = 2 पाई होल रेडिकल L/G लगा लो। आपके पास टाइम पीरियड आ रहा होगा ऑक्सीलेशन का, ग्रेविटी पता है, 2 पाई पता है, आप L पता कर लोगे, और L ऊपर से लटकी हुई है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो टावर की लेंथ होगी। आप इस तरह से ये वाली L से टावर की लेंथ पता कर लोगे, ठीक है भाइयों मेरे बहनों, मैंने आपको बता दिया भाइयों बहनों। चलो ये वर्डिंग लिखी हुई है, इसके लिख लेना, पढ़ लेना, इसको वर्डिंग को भी एक बार पढ़ लेना। ये न्यूमेरिकल ऐसा ही था, इसलिए बताया मैंने। एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन ऑफ पेंडुलम डीके बाय अ फैक्टर। देखो डीके का मतलब होता है कम होना, डीके का मतलब होता है कम होना, तो इस फैक्टर से कम हो रहा है। अब इस फैक्टर को आप लिख लो, एम्पलीट्यूड का फैक्टर है ये, मतलब आपका एम्पलीट्यूड इस हिस्से से कम हो रहा है, मतलब आपका एम्पलीट्यूड था उसमें से 20%, मतलब 20 कमी आ गई, 20 कम हो गया। इन टाइम क्या है 120 सेकेंड। बाय द फैक्टर हैज इट्स एनर्जी डीके, एनर्जी किस फैक्टर से डीके हो रही है ये बताओ। प्राइम सोल्यूशन। थोड़ी देर पहले एनर्जी का एक फॉर्मूला लिखा था, याद होगा, हाफ ओमेगा x0 का स्क्वायर, सॉरी kx का स्क्वायर, kx का स्क्वायर। तो k को किससे रिप्लेस किया था, याद है ना आपको, मैंने भी पढ़ाया था, mx ओमेगा k = m ओमेगा का स्क्वायर। कैसे? ओमेगा = होल रेडिकल k/m, यही था ना भाई। देखो ऊपर तो अभी हमने किया थोड़ी देर पहले, ऊपर थोड़ी देर पहले हमने इस चीज़ को किया, तो m उधर चला गया था और ओमेगा का स्क्वायर हो गया था, m हो गया था और k आ गया था, तो कोई स्क्वायर लगा लो, स्क्वायर लगा लो, ठीक है। इससे क्या होगा, ओमेगा का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, m इधर आ जाएगा, ओमेगा m और ओमेगा का स्क्वायर k, तो वो यहाँ पर आ जाएगा k की जगह पर, तो हाफ यहाँ पर आ जाएगा, हाफ k की जगह क्या आ गया, m ओमेगा का स्क्वायर x0 का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है ना, बात समझ आई ना। हाँ अच्छा देखो, अब ये फैक्टर दिया हुआ है, एनर्जी भी कम हो रही होगी इसी फैक्टर से, तो इसको मैंने प्राइम कर लिया, m ओमेगा का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया आपके पास, x0 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर सब बच्चों को पता होना चाहिए, 20 का स्क्वायर होता है आपके पास 400, तो 1/2 ओमेगा m ओमेगा स्क्वायर, ये हो गया x0 का स्क्वायर और 400 को जस्ट बाहर कर दो, तो ये 1/400, ये आ गया 1/2 m ओमेगा का स्क्वायर x0 का स्क्वायर। ये चीज़ क्या आ गई, देखो एनर्जी का फॉर्मूला दोबारा आ गया,
यहाँ देखो, तो ये ई के बराबर आ रहा है, तो ई प्राइम 400, इसकी जगह पूरा ई आ गया, ठीक है, ये ई के बराबर है। अब समझ में क्या आ रहा है? समझ में ये आ रहा है कि अगर एम्पलीट्यूड 20% कम हुआ है, मतलब 1/20 कम हुआ है, तो एनर्जी 1/400 कम हुई होगी, बहुत ज़्यादा कम हो गई है एनर्जी। तो ये ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चेक करते हैं, यही दिया हुआ जवाब, हाँ यही दिया हुआ है। तो ये यहाँ पर हमारा काम कंप्लीट हुआ। अगर कुछ ना समझ में आया हो तो ज़रूर पूछना, मैं गाइड करूँगा। 400 के फैक्टर से कम हुई है, नीचे बात लिखी हुई है। तो आखिर में बता दूं भाई, देखो नोट्स ज़रूर बाय कर लेना, इसकी फ़ीस 200 है। गैस पेपर भी तमाम सब्जेक्ट के बन गए हैं, उसकी भी फ़ीस 200 है। ग्रुप में ऐड होना चाह रहे हो तो हो जाना, ग्रुप की फ़ीस 2000 है सालाना, जिसमें आपको नोट्स, गैस पेपर, मॉडल पेपर, टेस्ट सेशन, रिकॉर्डेड सेशन, लैब सेशन सब उधर ही मिलेगा। तो ज़रूर ऐड हो जाओ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। बाकी देखो एक बात कहूँगा छोटी सी, अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो या मेरी कोई बात बुरी लगी हो, ख़ास तौर पे अगर मुझसे पढ़ाने में गलती हुई हो तो भाई माफ़ कर देना, क्योंकि देखो मैं खुद भी इतना सारा काम कर रहा होता हूँ और घंटों खड़ा रहना पड़ता है। तो कभी कभार ऐसा होता है दिल नहीं लग रहा होता, मतलब ये है कि हिम्मत नहीं हो रही होती। ऐसा नहीं है कि पढ़ाने का दिल नहीं कर रहा, ऐसा है कि बस पाँव जवाब देगा, पाँव जवाब देगा कि आप बस खड़े नहीं हो सकते भाई, अब बैठ जाओ किसी तरह से। लेकिन फिर भी काम लंबा होता है, करना पड़ता है। तो बताने का मकसद ये है कि भाई मजबूरियाँ आती हैं जिसकी वजह से थोड़ा लेट हो रही होती है चीज़ें या मसला आ रहा होता है। अब मैं काफ़ी देर से खड़ा हूँ, मुझे जहाँ तक याद है मैं मगरिब से खड़ा हुआ हूँ, और अभी टाइम बताता हूँ, मगरिब से लेकर मगरिब की नमाज या अज़ान हम कह लें तो 7 बजे हो रही है, अभी बजने 10:30, देखो 10:25 हो रहा है। तो कितना ज़्यादा टाइम मुझे खड़ा रहना पड़ा। तो इस वजह से भी ना कभी कभार गलतियाँ हो जाती हैं, जल्दी जल्दी में चीज़ें रह जाती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो करा है ये तो ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर कुछ ना समझ में आप पूछना, गाइड कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। कीमती दुआ में।